अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे और कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से मकान तबाह हो गया है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से इस वक्त बिहार वोट शुमारी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। दो अहम तरीन पार्टियों में मुकाबला चल रहा है, तो वहीं नताइज भी ताख़ीर से आ सकते हैं। और उधर फ़ारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया जम्मू कश्मीर से, और रज़िया सुल्ताना ख़ुद को आग लगाने की कोशिश की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड लगातार नाइंसाफ़ी करते आ रही है अपने मुलाजिमीन के साथ, वो भी रखूँगा। और उसके अलावा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदर नित्या गोपाल दास इस वक्त पूरी तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से क्या हुआ, उधर कर्ज अदा ना करने पर मुबैना तौर पर एक मजदूर करने वाले की किस तरह आदिवासी नौजवान को जिंदा जलाया जाता है, मजदूरी करने वाले को, सारी चीज़ें रखता हूँ। गुजरात की सभी 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे आने की भी खबरें आ रही हैं। सारी चीज़ रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं बिहार के वोट शुमारी का। जहां बिहार की 243 असेंबली सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। 2 बज चुके हैं और मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 25% वोटों की गिनती हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो खबरें मौसूल हुई उसके मुताबिक 1 बजे तक तकरीबन 92 लाख वोटों की गिनती हुई, जबकि 4.10 करोड़ वोट डाले गए हैं। इस तरह देखा जाए तो अभी काफ़ी वोटों की गिनती होनी बाकी है और महागठबंधन व एनडीए में से कोई भी इत्तेहाद अक्सरियत हासिल कर सकता है। इस वक्त एनडीए अक्सरियत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन उसको ज़बरदस्त मुकाबला दे रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 50 से ज़ायद सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला इंतहाई दिलचस्प है और आगे चल रहे उम्मीदवार 500 से कम वोटों के फ़र्क से ही सबकत बनाते हुए हैं, और 90 से ज़ायद सीटें ऐसी है जहां पर 1000 से कम वोटों के फ़र्क से उम्मीदवार आगे या पीछे बताए जा रहे हैं। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि इस मरतबा कोरोना वबा की वजह से पोलिंग स्टेशनों की तादाद काफ़ी बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से वोटों की गिनती कई असेंबली सीटों पर 30 से 35 राउंड में हो गई। इस वक्त सभी असेंबली सीटों पर 10 से 15 राउंड की वोट शुमारी हो चुकी है और 8 से 10 सीटें ऐसी है जहां वोटों का फर्क 200 से भी कम है। कुछ सीटों पर तो यह फर्क 10 वोटों और 65 वोटों का भी बताया जा रहा है। मसलन कस्बे असेंबली सीट पर तो महज कस्बा असेंबली सीट में 5 वोटों का फर्क है। गोया कि हर राउंड में हालात बदल रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो शुरुआती रुझानों में महागठबंधन ने जिस तरह से अक्सरियत हासिल की थी और फिर एनडीए ने सबकत बना ली, आगे भी किसी उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि बहुत ज्यादा वोटों की गिनती अभी बाकी है। ये ताज़ा रिपोर्ट है जो आ रही है और इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि लगभग शाम ढलते ढलते सही नताइज सामने आ पाएंगे। और आपको बता दें कि अभी 30% से भी कम वोटों की ही गिनती हुई है। नताइज आने में ताख़ीर होंगी, इसलिए कि जो है लगातार बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरे बूथ बढ़ाने की वजह से तमाम जगहों की वोट करना ज़रूरी है। नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त गुजरात से खबर आ रही है कि वहाँ पर तमाम सीटों पर जितने सीटों पर इस वक्त इंतखाबात हुए थे उन तमाम चीज़ों में बीजेपी आगे नज़र आ रही है। जी हाँ, गुजरात में सभी 8 असेंबली सीटों का रुझान सामने आ गया और बीजेपी वहां क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस सख्त मुकाबला दे रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 9 सीटों पर सबकत बना ली है और बीजेपी 18 सीटों पर आगे है। यहां भी जो है वही रुझान पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 60 सीटों के रुझान में बीजेपी को 5 सीटों पर सबकत बताई जा रही है और मध्य प्रदेश 28 में से 24 सीटों का रुझान सामने आया है और जिसमें 17 सीटों पर बीजेपी और 7 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। इसके अलावा 11 रियासतों की 58 असेंबली सीटों के लिए भी वोट शुमारी शुरू हो चुकी है। वहां भी अलग अलग अंदाज में
जैसे मसलन मणिपुर की 4 सीटों में, ओडिशा, नागालैंड, कर्नाटक और झारखंड की 2-2 सीटों पर भी वोट डाले गए थे। यहाँ भी कहीं बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा की भी एक सीट पर वोटिंग हुई थी, तो वहां भी इसी तरह की जो रुझाना सामने आ रहे हैं। कई मकामी पार्टियां सामने आ रही हैं, तो कभी बीजेपी सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सारे नतायज जो है शाम ढलते सही तौर पर सामने लोगों के सामने आ सकेंगे। ये सारी रिपोर्ट है इस वक्त की, जब तक कि हमने ये न्यूज़ रिपोर्ट जो है आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, हमारी इस वीडियो की जो है रिकॉर्डिंग हो रही थी। वह नाज़रीन, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से एक मकान के तबाह होने की खबरें आ रही हैं। आजकल बैटरी साइकिल और बैटरी रिचार्ज करने वाले मोटरसाइकिलों की भरमार भी हो रही है और लोग उसको खरीदने में जो है दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद महसूस होता है कि जो है ये चीज़ें भी इस वक्त खतरे से खाली नहीं हैं। मगरबी जर्मनी के शहर लेंगर्च में एक मकान को उस वक्त शदीद नुकसान पहुंचा जब उसके गुस्ल खाने के बाद टब में रखी हुई इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट गई। धमाके की शिद्दत से गुस्ल खाने का दरवाजा और उसका पूरा फ्रेम दीवार से उखड़ गया। ये वाकया गुज़िश्ता जुम्मे को पेश आया था। माहिर ने इस मकान को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना 2 लाख यूरो के लगभग बताया है। रिहायशी इमारत के बकिया फ्लैटों की रिहायशियों ने जोरदार धमाके की आवाज़ उस वक्त सुनी जब वो शाम के वक्त अपने घरों में टेलीविज़न देख रहे थे। बादशाह जिस मकान में वाक़या पेश आया उसके मालिक को बैटरी डाइनिंग रूम से मिली। ये रिचार्जेबल बैटरी बिजली के दीगर साजो सामान के साथ रखी हुई थी। इतने में मकान मालिक ने बैटरी को ले जाकर बाथरूम के टब में रख दिया। ये काम करके वो अपने अहलिया के साथ घर से बाहर निकल ही रहा था कि जोरदार धमाका हो चुका था। इस वाक़े के बाद न सिर्फ इस मकान बल्कि पूरी की पूरी रिहायशी इमारत के मकीन अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंच करके आग बुझाई है। तो इस तरह से जो है रिचार्जेबल साइकिल्स हो या बैटरीज हो, ये जो है बहुत ज़्यादा तकलीफदा साबित हो सकते हैं आगे जाकर के और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने में एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा है कि अवामी इत्तेहाद बराए गपकार एलामिया को गपकार गैंग कहने वाले सबसे बड़े डाकू हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी इत्तेहाद में शामिल जमातें बीजेपी दुश्मन ज़रूर हैं लेकिन मुल्क दुश्मन नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जो अवामी इत्तेहाद के सदर भी हैं, उन्होंने पीर के रोज़ नामा निगारों को बताया कि हम कोई गैंग वैंग नहीं है, ये मुख्तलिफ जमातों का एक इत्तेहाद है जो हमें गैंग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े डाकू होंगे, यही वजह है कि उनको सब गैंग नजर आते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एक बात मैं आपके दिमाग से निकालना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम लोग मुल्क के दुश्मन हैं, हम मुल्क के दुश्मन नहीं, हाँ हम बीजेपी के दुश्मन ज़रूर हैं। वो यहाँ हिंदू को अलग, सिख को अलग, मुसलमान को अलग और ईसाई को अलग करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को मानते हैं जहाँ सब बराबर हैं। ये कहते हुए इस इत्तेहाद पर जो निशाना लगा रहे थे गैंग कह करके, फारूक अब्दुल्ला ने उनको करारा जवाब दिया है। नाज़रीन, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं और लगातार एहतिजाजात करने के बावजूद उनके मुलाजिमीन के मुतालबात को पूरा नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता 9 माह से तनख्वाह न मिलने के मसले को लेकर वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन हड़ताल पर हैं। वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन की हड़ताल का आज 5वां दिन है, मगर अभी तक इंतज़ामिया या बोर्ड मेंबरान की तरफ से बोर्ड मुलाजिमीन को तनख्वाह के लिए किसी तरह की यकीन दहानी नहीं कराई गई है। बोर्ड मुलाजिमीन ने मुकम्मल तरह से पेन डाउन स्ट्राइक कर रखी है। ज़रूरी काम के अलावा वक्फ बोर्ड दफ्तर में किसी तरह का कोई कामकाज नहीं हो रहा। बोर्ड का पूरा अमला स्ट्राइक पर है और तमाम मुलाजिमीन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वक्फ बोर्ड दफ्तर दरियागंज के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। बोर्ड इंतजामिया की जानिब से किसी तरह की पेशरफ न होने के बाद अब मुलाजिमीन ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। हालांकि हड़ताल के रोज़ अव्वल से ही कुछ मुलाजिमीन जिनमें खवातीन भी शामिल है भूख हड़ताल कर रहे, ताहम ये तादाद अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वक्फ बोर्ड के मेंबरान में से साबिक डिप्टी मेयर और वक्फ बोर्ड मेंबर रज़िया सुल्ताना मुलाजिमीन की हिम्मत अफजाई के लिए दरियागंज ऑफिस पहुंचकर बोर्ड मुलाजिमीन को हड़ताल में शामिल हो रही हैं, उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिला रही हैं। आज बोर्ड मेंबर रज़िया सुल्ताना ने एहतिजाज कर मुलाजिमीन के सामने खुद को आग लगाने की भी कोशिश की, जिसे मुलाजिमीन ने नाकाम बना दिया है। तफसील के मुताबिक रज़िया सुल्ताना ने माचिस लेकर मुलाजिमीन के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की, जिसे मुलाजिमीन ने फ़ौरन नाकाम बना दिया। उनके हाथ से माचिस ले ली गई। रज़िया सुल्ताना की आज हालत भी बिगड़ गई है और वो तकरीबन बेहोश हो गई हैं। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को होश में आना चाहिए और उन मुलाजिमीन के हक़ को वापस कर देना चाहिए। और वक्फ बोर्ड किसी बाप का नहीं है, वक्फ बोर्ड पूरी उम्मत का है। वहाँ से मिलने वाली सारी की सारी चीज़ें जो है वो उम्मत की होती है, लिहाजा उसमें काम करने वाले मुलाजिमीन को उनका हक़ न देना ये हक़ तलफी भी है और पूरी तरह जुल्म भी है। ये सिर्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड का ही मामला नहीं है, हर वक्फ बोर्ड में, हर रियासत के वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसी ही हालात हैं। बाज़ चीज़ें सामने आते हैं और बाज़ जगह सामने नहीं आती।
बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदर और मनीराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह खबर विश्व हिंदू परिषद के सर्कल मीडिया इंचार्ज शरद शर्मा ने दी है और बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता में दाखिल कराया गया। उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 85 साल नृत्य गोपाल दास को सीने में दर्द है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि हाल ही में कोरोना से शिफायाब हुए थे और फिर तबीयत खराब होने से उनकी शदाइयों में तशवीश का माहौल है। बिलखुसूस यूपी में उनके बीमार होने की और यहाँ के हुक्मरानों में उनके बीमार होने की वजह से तशवीश पाई जा रही है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है और बहरकैफ आप लोग इस बात को जानते हैं कि किस तरह से जो है ये जिस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और जिस तरह की चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं उससे जो है इनकी अहमियत बढ़ जाती है। इस बात को लेकर की भी बहुत ज़्यादा तशवीश है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं एक और अफसोसनाक खबर आप लोगों के सामने रखूं और आदिवासियों के साथ किस तरह का जुल्म सितम हो रहा है वो मैं आपको बताऊं। मध्य प्रदेश के गना जिले के बमोरी पुलिस थाना हल्के के यकावत गांव में कर्ज अदा न करने पर एक शख्स ने आदिवासी कम्युनिटी के 26 साल शख्स विजय सहारिया को मुबैना तौर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने दावा किया है कि विजय सहरिया बंधुआ मजदूर था और सिर्फ 5,000 रुपये का कर्ज अदा न करने पर कुछ लोगों ने उसको मिट्टी का तेल छिड़ककर और डालकर जिंदा जला दिया। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वाक़े की पूरी जांच कराई जाएगी और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। गना जिले के एसपी राजेश कुमार सिंह ने यह तफसीला बताई कि कर्ज अदा न करने पर यकावत गांव के विजय सहरिया पर गुज़िश्ता 6 नवंबर को एक मुलजिम ने मुबैना तौर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी और सिंह ने यह भी बताया कि वो बुरी तरह से झुलस गया था। उसके बाद 7 नवंबर को इलाज के दौरान गना के जिला अस्पताल में उसकी मौत हुई। तो नाज़रीन, ये हालात हैं आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में और ऊपरी सतह पर एक अलग ही चेहरा बताने की कोशिश की जाती है हिंदुस्तान की। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। ये खबर कर्नाटका से आ रही है। अभी ताज़ा खबर है कि यहाँ के बापूजी नगर में, बेंगलुरु के बापूजी नगर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसकी वजह से अभी ताज़ा खबर क्या नुकसान हुआ कोई तफसीलात नहीं आ रही है। ये ताज़ा खबर इस वक्त रिकॉर्डिंग के मौके पर पहुंच रही है जो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त 3 फायर ब्रिगेड यहाँ पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। बापूजी नगर से आ रही ये तस्वीरें हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की और ईरान की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं है, ये कहते हुए यूएई के वजीर खारिजा अनवर गरगाश ने बयान जारी किया है। जी हाँ, यूएई के वजीर खारिजा अनवर गरगाश ने कहा कि खित्ते में तुर्की और ईरान मजबूत और मुस्तहकम मुल्कों के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। दोनों ममालिक की पॉलिसियों से इख्तिलाफ हमें है, लेकिन यूएई दोनों मुल्कों से किसी भी तरह का जंग नहीं चाहता। ये कहते हुए यहाँ के वजीर खारिजा ने ताज़ा बयान जारी किया है। उन्होंने इस बात को माना है कि जो है खित्ते में वो मजबूत ममालिक बन करके उभर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मस्जिद नबवी की 4 तस्वीर आ रही हैं। कोरोना के बाद बैरून मुल्क से उम्रे के लिए आने वालों का पहला ग्रुप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और दुआ के लिए पहुंच गया है और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी है। और इस वक्त दीगर ज़ायरीन जो दूसरे ममालिक से आए थे उनकी तस्वीर जो है पूरी तरह से वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, मौजूदा आलमी निज़ाम दुनिया के बहरानों को हल करने में नाकाम है, इस तरह कहते हुए सदर एर्दोगान ने एक ताज़ा बयान जारी किया है। मौजूदा आलमी निज़ाम गरीबों का इस्तेहसाल कर रहा है। अमीर मुल्क गरीब ममालिक को हुकूक नहीं दे रहे। इस्तेहसाली निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अब ज़रूरत है कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाए। इस तरह कहते हुए तुर्क सफ़ीरों से सदर एर्दोगान ने खिताब किया है। तुर्की मजलूमों और परेशान हाल लोगों की पनाहगाह है। दुनिया भर में हमारी पहचान एक हमदर्द रियासत की है। हमारी रियासत 7,80,000 मुरब्बा किलोमीटर से कहीं ज़्यादा वसी है। तुर्क सफ़ीरों की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ये सारी तफसीलात उनके सामने रख रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हक की जगह ताकतवर, अक्सरियत के बजाय मुट्ठी भर अक़लियत और गरीब के बजाय अमीर का साथ देने वाले मौजूदा आलमी निज़ाम का बरकरार रहना नामुमकिन है। इसकी तब्दीली में तुर्की को एक कायद और बानी के हैसियत से आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह इस वक्त जो है पूरी दुनिया का कायद बन सकता है और तुर्की को इस तरह का कायद बनाने की कोशिशें जारी हैं। ये उनका साफ और वाज़ेह पैगाम था।
तुर्क के सफ़ीरों को जो ऑनलाइन उनसे जो है खिताब कर रहे थे सदर रजब तैयब एर्दोगान। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम में कुछ और अहम तरीन खबरों की तफसीलात और तबसरे के साथ। आप भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।